सो क्वेश्चन नंबर 66 है रिलेटेड टू आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, उसमें उन्होंने पूछा है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किस क्लास ऑफ जीन्स के लिए। सो आज हम जो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को डिस्कस करेंगे, प्लस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन सबको जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आज हम यही से जो है इस क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच क्लास ऑफ जीन्स के लिए। इसका आंसर जो है वो है आपका मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए और मोस्ट एसएनआरएनए। ठीक है, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। प्लस ये जो है एमआईआरएनए को भी सिंथेसाइज करता है। सो यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, लोकेटेड होता है न्यूक्लियोलस में और इसका मेनली जो ये प्रोसेस करता है 18S 5.8S एंड 28S राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको ट्रांसक्राइब करता है, मैसेंजर आरएनए को। मोस्टली एसएनआरएनए यानी कि मोस्टली अमाउंट ऑफ जो है एसएनआरएनए का कौन सिंथेसाइज करता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और आपके एमआईआरएनए को भी कौन सिंथेसाइज करता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, फिर आते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड पर। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है आपका टीआरएनए 5S राइबोसोमल आरएनए और कुछ अमाउंट ऑफ एसएनआरएनए को क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपको पता चल गया कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है उनका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 18S और 20S को कौन यहाँ पर ट्रांसक्राइब कर रहा है, वो कर रहा है आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ट्रांसफर आरएनए और 5S को कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और मैसेंजर आरएनए एसएनआरएनए प्लस एमआईआरएनए को कौन कर रहा है, आपका बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, सो यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज भी आपको याद होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है आपके बेसिकली तीन तरह के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। एक आपका ऑप्शन नंबर 4 रह गया इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। बेसिकली क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, ठीक है, उसके पास खुद का क्या होता है, अपना रेप्लिकेटिंग मेन एंजाइम्स रहता है। सो उसको सिंथेसाइज करने के लिए आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में। तो पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है बेसिकली वो क्या करता है, किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, प्राइमल रिमूवल एंड रिपेयर के अंदर आपका जो है इंक्लूड होता है। इसके अंदर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐसा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका डीएनए पॉलीमरेज ऐसा है जिसके पास 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा है, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। और ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, प्राइमर रिमूवल के लिए और रिपेयर के लिए जो है ये जाना जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड पर। अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इसका जो काम है, मेनली काम है इसका रिपेयर का। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मेन जो काम है वो है आपका मेन रेप्लिकेशन कराना। ठीक है, यानी कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें मेन एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। इसके अंदर वो लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। ठीक है, और अगर आपके यहाँ बात करी जाए यूकैरियोट्स में लीडिंग स्ट्रैंड आपको अलग से जो है सिंथेसाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज, और लैगिंग स्ट्रैंड को अलग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है, यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में, उसमें सबसे पहले आएगा आपका पॉलीमरेज अल्फा। देखिए, आपको याद होगा जब हम डीएनए बेसिकली पढ़ रहे थे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व थे। तो उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो आपको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में भी मिलेगा प्लस प्राइमर के सिंथेसिस में भी मिलेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो इनिशिएशन प्लस प्राइमर सिंथेसिस दोनों के अंदर क्या है, आपका इन्वॉल्व रहता है, वर्क करता है विद द प्राइमेज सिंथेसिस आरएनए प्राइमर के साथ, और शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस को भी क्या करता है, वहां पर सिंथेसाइज कराता है। ठीक है, ये किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इसका बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो है डीएनए रिपेयर के साथ, दैट मीन्स बेस एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व होता है आपका बेस एक्सीजन रिपेयर के अंदर, पॉलीमरेज बीटा। ठीक है,
अब गामा जो है, गामा बेसिकली क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। किसका रेप्लिकेशन करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है बेसिकली, उसके पास क्या होता है, ये खुद से ही अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन होता है, उसके खुद से इसके पास एंजाइम्स रहते हैं। सो इसमें जो है मेन एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो क्या आपका रेप्लिकेशन में जो इन्वॉल्व होता है वो आपका क्या है, गामा है, ठीक है। और जब ये सिंथेसिस करता है प्राइमर का, तो उसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल का आरएनए पॉलीमरेज रहता है। ओके, फिर आते हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये मेन सिंथेसिस एंजाइम्स है दोनों के दोनों। जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस कराता है। और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, ये क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। और इन दोनों के पास क्या होती है, आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज पाई जाती हैं, ठीक है। इन दोनों के पास क्या आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज भी है, प्लस ये मेन सिंथेसाइज करता है लैगिंग स्ट्रैंड को, और एप्सिलॉन जो है वो सिंथेसाइज करता है लीडिंग स्ट्रैंड को, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। अब यहाँ पर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेशन में कौन इन्वॉल्व है, आपका गामा, ठीक है। अब गामा जो है बेसिकली किसके अंदर इन्वॉल्व है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो डीएनए रेप्लिकेशन के एक प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि इनके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई चीज गलत हो जा रही है तो उसको सही करने की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक्टिविटी है प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी, बेसिकली आपके पास डीएनए पॉलीमरेज गामा के पास भी है, डेल्टा के पास भी है, और आपके एप्सिलॉन के पास भी है, ठीक है। सो इन तीनों के पास क्या आपकी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटीज बेसिकली जो है वो पाई जाती है। क्लियर इतनी चीज, पॉलीमरेज की एक्टिविटी के साथ साथ प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी इनके पास जो है वो मिलती है। कोई डाउट? अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन में किसके पास जो है 3 से 5 डैश प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इन दोनों के पास 3 to 5 डैश प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है। किस किस के पास है आपकी, ये आपकी जो पाई जाती है गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, इन तीनों के पास क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी पाई जाती है 3 डैश to 5 डैश। ओके, क्लियर, कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से आपने देखा कि एक क्वेश्चन से आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज का भी प्लस डीएनए पॉलीमरेज का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में बेसिकली पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है इन द रिडक्टिव बायोसिंथेटिक पाथवेज में, जैसे कि आपका फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया। अब देखो जितने भी आपके बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, जिसमें आपका फैटी एसिड का सिंथेसिस मान लो, या कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस मान लो, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस मान लो, उसमें जो मेनली इन्वॉल्व होता है एज एन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर वो होता है आपका NADPH। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। NADH, FADH2 और ATP का काम क्या रहता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो NADH है, FADH2 है, ठीक है। ये बेसिकली आपने कहाँ पर देखे हैं, NADH आपने कहाँ पर देखा है, ग्लाइकोलाइसिस में और TC साइकिल में, ठीक है। FADH2 आपने कहाँ पर देखा, TC साइकिल में प्रोड्यूस होता है। इन दोनों का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि NADH एक्सेप्ट करेगा कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस और TC साइकिल से। FADH2 कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, TC साइकिल से। इन सबको ले जाकर के किसको दे देना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देना। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, एटीपी का जनरेशन करना है। तो एटीपी को जनरेट कराने के लिए NADH और FADH2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। NADH कहाँ से करेगा, ग्लाइकोलाइसिस और TC साइकिल से। FADH2 कहाँ से करेगा, आपका TC साइकिल से, ठीक है। और एटीपी क्या है, एटीपी इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो बेसिकली एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे एटीपी क्या करता है, एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व होता है, जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर ये जाकर के काम करेगा। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले ऑप्शंस आपके क्यों नहीं थे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में बेसिकली पूछा गया कि एसडीएस पेज जो है उसमें प्राइमरी रोल जो है बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल का वो क्या है इन द सैंपल लोडिंग बफर में। बेसिकली देखो एसडीएस पेज के अंदर आपने हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो एसडीएस है वो क्या है, एक एनायनिक डिटर्जेंट है। ये क्या करता है, जो आपकी प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या आपकी प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्या करेगा, ये
लीनियर फॉर्म में लेकर के आ जाता है, ऐसे डीनेचर करके लीनियर फॉर्म में लेकर के आ जाता है। और इसके जितने भी बॉन्ड्स हैं, यानी कि जितने भी आपके नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, उनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और सब पे क्या कर देता है, एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी कि ये क्या होंगे, अब जो यहाँ पर मोलिकुलर वेट के बेसिस पर क्या होंगे, सेपरेट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं किसके बेसिस पर सेपरेट होंगे, अब मोलिकुलर वेट के बेसिस पर ही सेपरेट होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, और उनकी शेप भी क्या हो चुकी है, लीनियर हो चुकी है। ओके, अब इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का काम क्या है। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो सर्व करता है एज एन स्ट्रॉन्ग केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इट स्पेसिफिक फंक्शन इज द ब्रेक ऑफ कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी कि जो सिस्टीन के बीच में क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक करने का काम कौन करता है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल करता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को कौन ब्रेक डाउन करता है, आपका एसडीएस करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, आपके सिस्टीन रेजिड्यू के बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। This separates the multi-subunit complex held together by the disulfide link and allow the individual polypeptide chain to unfold completely। ठीक है, ये क्या कराता है, जितने भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करा करके, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करा करके, जो प्रोटीन अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में है उसको किसमें लेकर के आ जाता है, एक सिंपल लीनियर चेन के अंदर, यानी कि उसकी कंप्लीटली क्या कर देता है, अनफोल्डिंग कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को टू कंप्लीटली डीनेचर द प्रोटीन्स। ओके, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू ट्रैक द माइग्रेशन फ्रंट ऑफ द प्रोटीन विजुअल। ये बेसिकली ये क्या है, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या है, ये किसके बारे में यहाँ पर ये बात करें, ये बात करें ट्रैकिंग डाई यानी कि ब्रोमोफिनॉल ब्लू के बारे में, जो क्या करती है, ट्रैक करती है माइग्रेशन फ्रंट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के आगे आगे चलती हुई या फिर डीएनए के आगे आगे चलती है, जिससे पता रहे कि डीएनए क्या है, डीएनए या आरएनए जो भी है आपका, ठीक है, जो भी आप जो है सिंथेसाइज करे, ये सॉरी जो भी आप जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सबसे आगे जो रहेगा, सबसे आगे जो रहती है आपकी डाई रहती है, उसके पीछे ही आपके जो है फ्रेगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, चाहे आपका डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन हो। ओके, सो ये क्या करता है, ट्रैक करता है, और इसमें जो ट्रैकिंग डाई यूज करी जाती है वो आपकी कौन सी है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है। फिर है टू असाइन अ यूनिफॉर्म नेट नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन चेन्स। यूनिफॉर्म नेट नेगेटिव चार्ज कौन देता है, आपका एसडीएस प्रोवाइड करता है। और डेंसिटी को इंक्रीज कौन करता है, सैंपल के अंदर इन द रनिंग बफर, वो आपका होता है ग्लिसरॉल। तो यहाँ से आपको जो है हर एक ऑप्शन का आपको आंसर मिल चुका है कि कौन सा ऑप्शन जो है किस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, और इसका आंसर क्या है, 68 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर होगी इतनी चीज। अब बात करते हैं आपके माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स में कैटलिक एफिशिएंसी, यानी कि कैटालिटिक एफिशिएंसी को। ठीक है, अब ये जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है ये क्या होती है, सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी है इसका फॉर्मूला है के कैट बाय के एम। ठीक है, के कैट और के एम क्या होते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस कैटालिटिक एफिशिएंसी को। कैटालिटिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि हाउ एफिशिएंटली एन एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या बताती है कि कितने एफिशिएंटली जो है एंजाइम कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। सो यही क्या आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई के कैट होना चाहिए, यानी कि फास्ट कैटेलाइसिस होना चाहिए, और लो क्या होना चाहिए, के एम होना चाहिए। लो के एम का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट जो है वो स्ट्रांगली बाइंड होना चाहिए एंजाइम से। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो उससे प्रोडक्ट बन पाएगा। तो अगर ये आपके वीकली बाइंड होंगे, ठीक है, वीकली बाइंड होंगे, दैट मीन्स हाई के एम होगा, तो ये क्या होगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी जो होगी वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ पाएगी। ओके, सो इन इसका क्या होता है, बेसिकली ये जो आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी है इसकी दो प्रॉपर्टीज रहती हैं कि इसमें जो है हाई के कैट होना चाहिए और लो के एम होना चाहिए, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी निकल करके यहाँ पर आती है। ठीक है, अभी जो के कैट और के एम है ये बेसिकली क्या है, के कैट क्या है, टर्नओवर नंबर है। सो इस डेफिनेशन को भी याद रखना है। तो टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में बाय एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एक एंजाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रखा है कि एक एंजाइम जो है वो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर सेकंड में को जो है बेसिकली यहाँ पर क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या आपका टर्नओवर नंबर है।
और इसको किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। अब आता है km यानी कि माइकलिस कांस्टेंट। अब ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि हाउ मच सबस्ट्रेट इज नीडेड, कितना सबस्ट्रेट हमें चाहिए कि वैल्यू क्या आ जाए, हाफ हो जाए वी मैक्स के, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी को। लो km रहेगा दैट मीन्स जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली बाइंड हो रखे हैं। हाई km का मतलब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग नहीं है। सो एंजाइम की साइट्स जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब हमको ऐड करना पड़ेगा बहुत सारा यहाँ पर सबस्ट्रेट, जिससे क्या हो, जितने भी एक्टिव साइट्स खाली हैं इस एंजाइम की वो सारी क्या हो जाए, फिल हो जाए, ठीक है। सो इसलिए जो आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी है जो बताती है कि कितने एफिशिएंटली जो है एक एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर रहा है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। सो ये के कैट बाई के एम पर डिपेंड करती है, और के कैट जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, और के एम जो होना चाहिए आपका लो होना चाहिए, ठीक है। लो रहेगा दैट मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो अच्छे से बाइंड हो रखे हैं, उनके बीच में हाई एफिनिटी है। और हाई एफिनिटी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी, ठीक है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है आपके स्ट्रक्चर डाटाबेस से, जिसमें इन्होंने पूछा है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जो है मैक्रोमोलिक्यूल के वो डिटरमाइन करते हैं हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फिर एनएमआर से। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर डाटाबेस है जिससे हम जो है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बता सकते हैं। जब मैं रिवीजन करा रही थी मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोटीन डाटाबेस है उसमें क्या, अगर आपको किसी भी तरह का प्रोटीन के जो है स्ट्रक्चर चाहिए, उसका डाटाबेस चाहिए, ठीक है, उसकी 3D स्ट्रक्चर देखनी है, तो पूरा जो डाटाबेस है उसके पूरी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से आपको कहाँ पर मिल जाएगी, प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीडीबी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पीडीबी हो गया। इसके अंदर क्या होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको मिल जाती है इस डाटाबेस के अंदर। और यहाँ पर जो है जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो डिटरमाइन करी जाती हैं experimentally using the technique like X-ray crystallography, NMR, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इन सभी टेक्निक्स का यूज करके जो है प्रोटीन डाटा बैंक के अंदर इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो बेसिकली वहां पर रखा जाता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनका डाटाबेस चाहिए तो आपको कहाँ पर जाना होगा, पीडीबी के अंदर जाना होगा, ठीक है। अब ये पबमेड, यूनिपोर्ट और जीन बैंक क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जो पबमेड होता है ये क्या है, आपका लिटरेचर डाटाबेस है, यानी कि जितना भी आपका साइंटिफिक जर्नल का डाटा है, बायोमेडिकल का डाटा है, साइटेशन एब्स्ट्रैक्ट, वो सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, पबमेड के अंदर मिलेंगे, ठीक है। जीन बैंक क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस है जो मेंटेन करता है आपका एनसीबीआई अचीव करने के लिए रो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक सीक्वेंस डाटा को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिप्रोट। यूनिप्रोट बेसिकली क्या है, आपका एक रिपोजिटरी है फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस डाटा एंड फंक्शनल एनोटेशन के लिए, ठीक है। आपको बस यहाँ पर जो है इनकी बेसिकली ये याद रखना है कि पबमेड जो है वो किसकी, वहाँ पे जो है किस तरह का डाटाबेस मिलता है, जीन बैंक के अंदर जो है वो किस तरह का डाटा में बेस मिलता है, कौन उसको मेंटेन करता है। यूनिपोर्ट जो है बेसिकली वो क्या है, एक रिपोजिटरी है फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस डाटा एंड फंक्शनल एनोटेशन के लिए। और पीडीबी के अंदर आपको क्या मिलता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो डिटरमाइन की जाती है एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन सभी के थ्रू जो है स्ट्रक्चर जो है बेसिकली डिटरमाइन करी जाती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में बेसिकली क्या हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू वेरीफाई एंड द प्योरिटी एंड एस्टिमेट द साइज ऑफ प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम वेरीफाई कर सकते हैं प्योरिटी को और एस्टिमेट कर सकते हैं साइज ऑफ द प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िए, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो किस लिए यूज की जाती है, फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज की जाती है, फॉर द, ये क्या एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। यहाँ पे अगर आपको प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी यूज करनी होती है, उसमें भी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है उसका डिफरेंट रोल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। फिर आपका पेज, पेज बेसिकली क्या है, पेज में हम क्या करते हैं, पेज में हम
यूज टू सेपरेट द डीनेचर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर वेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं। अब आपका बचा ऑप्शन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे पूछा गया प्योरिटी और एस्टिमेट करना है साइज ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए। इसमें हम क्या करते हैं, लैडर को लोड करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस साइज का जो है बेसिकली हमारा जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो किस बेस पेयर से या किस साइज से बेसिकली जा करके लैडर के वो मैच कर रहा है, ठीक है। सो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, जो बेसिकली यूज किया जाता है लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर, यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई वेरीफाई द एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इंक्लूडिंग द प्लाज्मिड, ठीक है। इन सभी को जो है बेसिकली इन सभी के एस्टिमेट करने के लिए साइज को, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज, यानी कि आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं यहाँ पर, उन बैंड से आप जो है बेसिकली बता सकते हैं। अगर बैंड जो है मर्ज मिल रहा है इस तरह से, ये जो बैंड्स है वो ब्लर सा मिल रहा है, मर्ज मिल रहा है, इतनी मोटी सी उस पर लेयर मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या है, किसी ना किसी चीज से कंटामिनेटेड है, ठीक है। अगर आपको क्लियर बैंड मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आपने एम्पलीफाई किया है बाय द पीसीआर, या फिर आपने जो है जैसे आपने डीएनए आइसोलेट किया, आरएनए आइसोलेट किया है, उसको अगर आप यहाँ पर एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर लोड करा करके देख रहे हैं, तो ये क्या है, आपका प्यूरिफाइड फ्रेगमेंट है, या प्यूरिफाइड डीएनए है, आरएनए है, या फिर आपका जो है बेसिकली यहाँ पर प्लाज्मिड है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतनी चीज क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको आपको पता है कि वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, बेसिकली आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है, ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट, और बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है, देखो डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। तो बेसिकली क्या, डीएनए से डीएनए बना, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा भाई ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज हो गया, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज यहाँ पर यूज होगा, तो किस तरह से बेसिकली ये पता चलता है, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट, ये सब क्या होता है। देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट पर, और आपको क्या बनाना है। अब जो टेम्पलेट है, ठीक है, आपका डीएनए से आपको डीएनए बनाना है, तो यहाँ पर डीएनए क्या हुआ, टेम्पलेट हो गया, तो उसके ऊपर क्या करेगा आपका पॉलीमरेज डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका टेम्पलेट हो गया, तो डीएनए डिपेंडेंट, और सिंथेसाइज भी इसको क्या करना है, डीएनए को सिंथेसाइज करना है, डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर। सेकंड आपका यहाँ पर है डीएनए से आरएनए, टेम्पलेट क्या हो गया आपका, डीएनए हो गया, और आरएनए क्या हो गया आपका, बेसिकली यहाँ पर जो आपको सिंथेसाइज करना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज होगा। आरएनए से आरएनए, दैट मींस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज एग्जांपल है आरडीआरपी, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आरएनए से डीएनए बनना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट मींस टेम्पलेट क्या आरएनए है, तो आरएनए डिपेंडेंट रहेगा और डीएनए को सिंथेसाइज कर, दैट मींस डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर देखिए डीएनए से डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो आरएनए से आरएनए ये कहाँ पर मिलता है आपका, रेप्लिकेशन ऑफ द आरएनए वायरस, जैसे कि सार्स कोविड 2, ठीक है। आरएनए से डीएनए ये कहाँ मिलेगा आपको, रेट्रोवायरसेस के अंदर, जैसे कि एचआईवी हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं आपके, पोलियो वायरस हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, सॉरी पोलियो वायरस तो आपका आरएनए से आरएनए वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली आपके जो रेट्रो वायरस में है उसके एग्जाम्पल्स आपके क्या हो गया, एचआईवी वायरस होते हैं, ओके। एचआईवी वायरस इसका मोस्ट कॉमनली जो इसका आंसर है वो एचआईवी वायरस है, जो मैं भी आपको आंसर जो बोल रही थी वो सभी किसके, आरएनए से आरएनए के हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एग्जाम्पल्स को। आरएनए से आरएनए के जो एग्जांपल्स आपके रेप्लिकेशन ऑफ द, जिनके पास आरएनए वायरसेस रहेगा, जैसे कि सार्स कोवी 2 हो गया, पोलियो वायरस, डेंगू वायरस, ये सभी किसके एग्जांपल्स आपके आरएनए से आरएनए वाले के, ठीक है, जो कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। फिर आपका क्या है, आरएनए से डीएनए यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें जो आते हैं आपके रेट्रोवायरसेस आते हैं,
और रेट्रोवायरस में मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, HIV है, ठीक है। तो उसको याद रखना है कि HIV क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस का, और इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज किया जाता है, RNA से DNA का सिंथेसिस करा जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द कंटिन्यूस सीक्वेंस अलाइनमेंट ह्यूरिस्टिक प्रोग्राम ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर। अब बेसिकली ब्लास्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये पूछी गई है। सो ब्लास्ट क्या है, एक लोकल बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, और इसको डेवलप किसने किया था, स्टीफन ने किया था, ठीक है। उनके साथ के जो कोलीग्स थे उन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। अब ये बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है, ये शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंसेस को फाइंड करके उनकी क्या कराता है, मैचिंग कराता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल अलाइनमेंट से इसकी बेसिकली क्या बोलते हैं, मैचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि ब्लास्ट जो है वो सिमिलर सीक्वेंसेस को ढूंढता है इन द डाटाबेस, और यहाँ से बताता है कि भाई ये चीज जो है इस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, इस जीन से सिमिलर है, ये इस एंजाइम से सिमिलर है, ठीक है। सो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल क्या करता है, यूज टू कंपेयर DNA RNA प्रोटीन सीक्वेंसेस विद सीक्वेंस स्टोर इन द डाटाबेस, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंसेस हमारे डाटाबेस में स्टोर है उनको क्या करने के लिए, उनको कंपैरिजन के लिए जो है वो यूज करता है, ठीक है। इसमें जो हम DNA का RNA का प्रोटीन सीक्वेंसेस का कंपेयर कर सकते हैं जो कि स्टोर है ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में, और फाइंड कर सकते हैं सिमिलर सीक्वेंसेस को। मान लो आपके पास क्या है, कुछ अननोन सीक्वेंसेस है, तो उन अननोन सीक्वेंसेस को हम नोन सीक्वेंसेस से मैच करा करके, ठीक है, उन बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है इस चीज के सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिया गया है। सपोज आपके पास क्या है, कुछ अननोन सीक्वेंसेस है, यहाँ पर जो सीक्वेंसेस दिख रही है वो क्या है, अननोन सीक्वेंसेस आपको दिख रही है। अब ये जो अननोन सीक्वेंसेस है हम क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे इनका, और जब ब्लास्ट करेंगे तो उसमें जितना भी डाटाबेस है, ठीक है, वो सब क्या करने लग जाएगा, वहां पे सर्च करने लग जाएगी कि कहाँ जा करके ये जो है आपका फ्रेगमेंट का जो है बेसिकली ये मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो पोजीशन ढूंढने लग जाएगा कहाँ कहाँ पर ये जो है बेसिकली मैच कर रहा है। तो उन उन जगह को ये जा करके ढूंढेगा और वहां पर क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, वहां से बताएगा कि भाई ये जो है इस वाली ये जो सिक्वेंस है ये इस वाले ऑर्गेनिज्म से जो है इतने परसेंट मैच कर रही है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है, यहाँ से बिलोंग कर सकता है, या फिर ये जो जीन है ये यहाँ से ये वाला जीन हो सकता है, ठीक है। ये आपका यूज होता है होमोलोगस जीन्स को फाइंड करने के लिए भी, जैसे कि आपको ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग, ऑर्थोलॉग और पैरालॉग का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे मैंने इंक्लूड कर दिया कि ऑर्थोलॉग्स क्या होता है, आपके सेम जीन इन द डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि सेम जीन है डिफरेंट स्पीसीज में, उनको भी फाइंड करने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है, ब्लास्ट यूज किया जाता है। पैरालॉग क्या, जीन डुप्लीकेट है विद इन द स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर ही क्या है वो जीन्स डुप्लीकेट है, ठीक है, उनको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्ट का यूज करते हैं। तो ब्लास्ट से आपको समझ में आया कि अननोन सीक्वेंसेस हैं उनमें हम क्या करते हैं, डाटाबेसेस को कंपेयर करते हैं और मैचिंग करा करके देखते हैं कि कितना परसेंट सिमिलर है किस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब मान लो जो है 98% किसी से सिमिलैरिटी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये इससे जो है सिमिलर हो सकता है, फिर उसके बारे में हम आगे टेस्ट और आगे जो है सिक्वेंसिंग वगैरह कराएंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है ये प्रिडिक्ट करता है फंक्शंस को भी, जैसे कि आपके पास अननोन प्रोटीन है जो कि सिमिलर है एक नॉन प्रोटीन से, तो वो बता देगा कि हाँ इसके जो फंक्शंस है वो सिमिलर हो रहे हैं भाई उस वाले एंजाइम से या उस वाले प्रोटीन से। जैसे कि हमारे पास कोई अननोन प्रोटीन थी, हमने उसको ब्लास्ट किया कि 95% सिमिलर आई है कैटलेज से, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई जो कैटलेज एंजाइम है उससे जो है ये प्रोटीन जो है वो सिमिलर हो रही है। दैट मीन्स ये जो है आपका जो प्रोटीन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिमिलर फंक्शन कर रहा है जो कि आपका कैटलाइज करता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया है कि सिमिलर फंक्शंस पता चल जाते हैं अननोन प्रोटीन के, हमारी नॉन प्रोटीन के डाटाबेस से सिमिलरिटी मैच करा करके, ठीक है। इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपको डिटरमाइन करना है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द जीन्स एंड प्रोटीन्स तो आपको पता चल जाएगी। प्राइमर के वेरिफिकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, आपके ब्लास्ट को यूज करते हैं। अब क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ब्लास्ट एंड जो है किस लिए यूज किया जाता है, PXNX ये किस लिए यूज किए जाते हैं। देखो ब्लास्ट एंड जो यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए डीएनए विद द डीएनए के साथ, ठीक है, यानी कि डीएनए है और उस डीएनए के डाटाबेस से आप कंपेयर कर रहे हो तो वो क्या आपका ब्लास्ट एंड है। पी जो है कंपेयर करता है प्रोटीन विद द प्रोटीन्स। ब्लास्ट एक्स जो है यू हैव द डीएनए, आपके पास डीएनए है, यू वांट टू फाइंड विच प्रोटीन इट कैन मे, ये कौन सा प्रोटीन बना सकता है, सो उसको फाइंड करने के लिए हम ब्लास्ट एक्स यूज करते हैं। आपके पास प्रोटीन है और आप फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा जीन है डीएनए का जो कि इसको बना रहा है,
तो उसके लिए आप यूज करेंगे टी ब्लास्ट एन। ठीक है, आपको कंपेयर करना है डीएनए विद डीएनए एट द प्रोटीन लेवल। ठीक है, यानी कि प्रोटीन लेवल पे डीएनए को डीएनए से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे टी ब्लास्ट एक्स। ठीक है, और ई वैल्यू का बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ई वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मैचेस जो होते हैं इसमें, यानी कि ई वैल्यू जो होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम है दैट मीन्स बहुत ज्यादा मैच कर रही है, बहुत अच्छा मैच है। और अगर क्लोज है जीरो से तो हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कि ये बहुत बेहतरीन मैच कर रही है इससे, इस ऑर्गेनिज्म से, इस प्रोटीन से, इस एंजाइम से या इस जीन से। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ओटीआर और ओयूआर का, इसको हम करेंगे कल डिस्कस। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा आपको समझाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह है, उसके आगे भी क्वेश्चंस अभी हम करने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।